हेलो। क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर है और लेक्चर नंबर 5 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वियना की संधि, इसके पीछे कि अगर हम डिटेल करें, थोड़ा सा रिकप लेते हैं। हमने बनाया था कि राष्ट्रवाद को डेवलपमेंट के लिए उदारवाद को सहारा लिया गया। राष्ट्रवाद जबरन नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कराने के लिए किसी पर क्रूर होकर के नहीं करवाया सकता। तो इसका क्रूर होकर के नहीं, यानी जो जनता डिमांड करती है उस डिमांड को पूरा कीजिए, तब आपको लोग अच्छा कहेगा, तो राष्ट्रवाद की भावना आपके लिए पनपेगी, आपके साम्राज्य के लिए पनपेगी। इसकी पहल प्रसा ने सबसे पहले की। ऐसे राष्ट्रवाद की विकास तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन प्रसा ने भी इसमें किया। उदारवाद राष्ट्रवाद बनाने में प्रसा का बहुत अहम भूमिका था और व्यापारियों को इन्होंने उदारवाद आर्थिक दृष्टि से भंगु न बने, इसलिए उन्होंने बहुत से नियम कानून बनाए। इस कानून के अंतर्गत एक ज़ेविराइन आता है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ज़ेविराइन की स्थापना के अंतर्गत यहाँ पे व्यापारियों को बहुत प्रकार का छूट दिया गया था, जिसके अंतर्गत एक साम्राज्य, बहुत बड़ी साम्राज्य की मुद्राएं एक बनाई गई, संस्कृति सभ्यता एक बनाई गई, भाषा एक बनाई गई। ठीक है, किसी प्रकार के कोई टैक्स नहीं, व्यापार करने की छूट दिया गया, बहुत से अधिक व्यापारिक जीवन भी खुशहाल हुआ। तो ये सब किसके अंतर्गत, किस सम्मेलन के अंतर्गत या किस संस्था, याद रखिए किस संस्था के अंतर्गत किया गया, तो ये जॉबेराइन, ठीक है, ज़ेविराइन। और ये कहाँ हुई? प्रसा में। ओके, वियना की संधि, हमने वियना कांग्रेस को पिछले दिन देखा कि वियना कांग्रेस क्या है। इसका एक छोटा सा मोटिव देते हैं कि वियना कांग्रेस, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि हुई जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को पूर्ण रूप से पराजित करवाया गया 4 या 5 देशों द्वारा, जिसमें रूस था, इटली था, फ्रांस तो नेपोलियन बोनापार्ट की ही है, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ये सब देश थे। ठीक है, तो इसमें सबसे मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया था। आज ऑस्ट्रिया की स्थिति इतनी खस्ता है कि आप यूरोप के वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो एक ऑस्ट्रिया बहुत छोटा देश बन के रह गया, और किसी आपको न्यूज़ में कभी ऑस्ट्रिया की उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं मिलेगी। लेकिन पहले ऑस्ट्रिया बहुत अच्छे बृहद पैमाने पर गिना चुना राष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, और वियना की संधि में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया इन्हीं सब राष्ट्रों के द्वारा। इसमें राजा लोग आए और इनका जो अध्यक्ष बनाया गया वो मेटरनिक को बनाया गया। क्वेश्चन आता है मेटरनिक कहाँ का था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो वो वहाँ संधि हुई, इसलिए वो वियना कांग्रेस कहलाया। ठीक है, अब वियना की संधि में क्या था, क्या लाया गया? कहता है इस संधि का उद्देश्य, थोड़ा देख लीजिएगा, उद्देश्य से गलती लिखा हुआ है। इस संधि का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना है ना। इसके पीछे बहुत सा रीजन है कि नेपोलियन बोनापार्ट गया लेकिन बहुत से परिवर्तन ला दिया। उसने राष्ट्रवाद को उजागर किया, राष्ट्रवाद को बहुत ऊपर तक ले गया। उसने आम जनता को भी एक राजा के सामने खड़ा होने का ताकत दी। वहां ऊंचे वर्ग के स्थान पर बुर्जुआ वर्ग अर्थात मध्यम वर्ग का विकास करवाया। राजतंत्र को उखाड़ फेंका और लोकतंत्र स्थापित करवाया, जिससे फ्रांस के इर्द गिर्द वाले देश में ये डर हो गया कि यहाँ के निवासी भी इस प्रकार ना कर दे। तो इस संधि का मेन उद्देश्य यही था। मोटा मोटी आप इसी को समझ सकते, लेकिन अब पॉइंट टू द पॉइंट देखते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं।
इस संधि का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। बहुत से इसने क्या किया था, परिवर्तन लाया था। तो इस परिवर्तन को क्या किया गया, समाप्त करवाया गया। नेपोलियन के पूर्व की शक्ति को संतुलन बनाए रखना तथा नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था, है ना। जो पहले स्थिति था राजा राजवाड़े वाला, वो सब नेपोलियन के युद्ध ने वो सब क्या किया, समाप्त कर दिया। जो पहले वाली शक्ति थी उस शक्ति को भी उसने समाप्त कर दिया। वियना कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त जनतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना भी था। ये बात पर ही हमने डिटेल चर्चा कर दी कि जनतंत्र नहीं चाहिए, जनता का शासन नहीं चाहिए, प्रजा की शासन नहीं चाहिए, इसका उद्देश्य था। लेकिन फ्रांस में क्रांति के दौरान जनतंत्र राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र प्रजातंत्र आया, उसको समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था को फिर से लाने का प्रयास करवाया गया। और प्रजातंत्र और लोकतंत्र जनतंत्र को क्या, विरोध की भावना से देखा गया। उससे ऐसी भावना विरोध करना था, ऐसी भावना जिसमें आया उसको विरोध करना था। वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिख युग का आरंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि वियना कांग्रेस के बाद, वियना कांग्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, नेपोलियन युग का अंत से। यानी नेपोलियन ने बहुत अपना साम्राज्य जिस प्रकार से बनाया, जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक स्ट्रक्चर में उथल पुथल ला दी, ठीक उसी प्रकार से अब इस उथल पुथल की समाप्ति हो गई और पुराना तंत्र फिर से एक प्रतिस्थापित हो गया और एक नया युग का आरंभ हुआ। ये मेटरनिख युग कहलाया। वियना के संधि के अनुसार यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में फिर बदलाव किया गया। बहुत सा यूरोप के मानचित्र में ही फिर बदलाव करवा दिया गया। यानी नेपोलियन ने बहुत सा राष्ट्रों को जीता, तो जिसको राष्ट्रों का जीता तो उसी को पुनः लौटा दिया, और जिसके कब्जे में था कुछ ऑस्ट्रिया के भी कुछ जीत लिया, तो फ्रांस में मिल गया, वो सब भी हटा गया। यानी कि एक बार पुनः यूरोप की मानचित्र उथल पुथल मच गई। ठीक है, क्या क्या इसमें पॉइंट आउट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। पराजित फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्र से वापस लौटाने को कहा गया। यानी वही है कि विजित क्षेत्र, जितना भी नेपोलियन द्वारा जीता गया साम्राज्य था, जितना जीता गया देश था, उस देश को लौटा दिया जाए। भविष्य में यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने और फ्रांस के सैनिक प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उसके चारों ओर नए राज्यों को एक घेरा बनाया गया। तो बात समझ, कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जितनी भी एरिया पर कब्जा किया, जितनी भी यूरोप के और देशों पर कब्जा किया, वो सारे देश लौटा दिया जाए। ठीक है, उस क्षेत्र को लौटा दिया जाए, उस देश को दे दिया जाए जहां से वो जीत करके लाया। और भविष्य में यूरोप में शांति व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि फ्रांसवासियों में ये कूट करके भर गया कि किस प्रकार राजतंत्र को हटाना है और लोकतंत्र स्थापित करना है। बहुत हद तक ये लोग सफल भी रहे थे। इस प्रकार से वहाँ के सैनिकों में अभी भी असीम शक्ति थी और कभी भी फ्रांस एक बार फिर से अपनी सत्ता में काबिज होकर पूरा यूरोप पर कब्जा कर सकता था, पूरा यूरोप को हिला सकता था। इसीलिए फ्रांस में सैनिक प्रसार न हो, उसके लिए एक नए राज्यों का फ्रांस को बाउंड्री से घेर दिया गया और वहाँ पे बहुत सी अंकुश लगाया गया। हम लोग आगे के लेक्चर में इस अंकुश पर और ध्यान देते हैं। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। यानी फ्रांस के कब्जे वाली या फ्रांस वाला भी बहुत सा पार्ट प्रसा को दे दिया गया। इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिख ने उसे लघु राज्यों में विभक्त कर दिया। यहाँ पे आपने देखा कि इटली और जर्मनी में भी, ये दो राष्ट्र इटली और जर्मनी में भी नेपोलियन बोनापार्ट का हाथ बहुत बढ़ा था। यहाँ भी राजतंत्र उखाड़ फेंकने का बहुत बड़ी यहाँ पे भी नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान था। तो यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना पनपी और इटली और जर्मनी और इटली,
ये दो देश में उसका सिखाया गया नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा धीरे धीरे उसका समाप्त खत्म हो जाए और इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें सिसिली और नेपल्स बुर्बो वंश के साम्राज्य फर्डिनेंड को दे दिया गया। पहले भी हमने देखा था बुर्बो वंश, ठीक है। तो बुर्बो वंश का जो राजा था फर्डिनेंड, उसको दे दिया गया कौन कौन, सिसिली और नेपल्स, ठीक है। सिसिली और नेपल्स आप अच्छा से देख सकते हैं, इटली के जस्ट नीचे दो एरिया है सिसिली और नेपल्स। इटली को बांटने का ये काम किया। इटली को अगर कई टुकड़े में बांट दिया जाए तो यहाँ जो भी आए, जो भी सत्ता फ्रांसिस, जो भी कब्जा किया हुआ, ये सब कमजोर पड़ जाएगा। कई भागों में डिवाइड कर दिया गया। रोम तथा निकटवर्ती राज्य पोप के अधीन कर दिए गए, है ना। ये सब जर्मनी में भी देख रहे हैं, इटली में भी देख रहे हैं कि रोम तथा उसके निकटवर्ती राज्य पोप के अधीन से हटा लिया गया। ये वैज्ञानिक पद्धति कहा गया था कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अब क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये सही है तब हमें लगेगा, तब हम इस चीज़ को मानेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं मानेंगे। अब पादरियों से मुक्त हो गया था, लेकिन एक बार फिर से पोप और पादरियों के अधीन कर दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्वीकार किया गया। बातें समझिए, सिसिली और नेपल्स पर बुर्बो राजवंश के फर्डिनेंड को दे दिया गया, ठीक है। बुर्बो सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया, याद रखिए फर्डिनेंड को क्या क्या दिया गया, सिसिली और नेपल्स। लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया को दिया गया। पार्मा, मोडेना और टस्किनी हैप्सबर्ग साम्राज्य को दे दिया गया। साम्राज्य एक भागों में बटा था, उसको भी ये दे दिया गया। जीनोआ, सार्डिनिया, पिडमोंट के साथ संयुक्त कर दिया गया, यानी तीनों को एक, पहले अलग अलग था उसको एक कर दिया गया। जिनोआ, सार्डिनिया, पिडमोंट, ठीक है। क्या क्या, जिनोआ और सार्डिनिया, पिडमोंट, पॉइंट याद रखिएगा। सही। लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के प्रभाव में, सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड के प्रभाव में, ठीक है। पार्मा, मोडेना, टस्किनी हैप्सबर्ग के प्रभाव में, जिनोआ और सार्डिनिया, पिडमोंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्डिनिया पिडमोंट को संयुक्त कर दिया गया, यानी दोनों को मिला दिया गया। रूस को पोलैंड का भाग दिया गया, यानी फ्रांस और पोलैंड लगभग एक दोस्त थे, तो रूस को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया। वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को माल्टा दिया गया, इंपॉर्टेंट है। वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को क्या मिला, माल्टा मिला। हेलीगोलैंड, आर्मेनियम द्वीप समूह तथा केप ऑफ गुड होप पर भी इसका नियंत्रण हो गया। केप ऑफ गुड होप ये साउथ अफ्रीका में आता है, ये पार्ट, उसको भी ब्रिटेन को दे दिया गया। यानी जहां जहां फ्रांस जीता, उस फ्रांस वाले एरिया को या तो उसी को राज्य को, अगर मेरे यानी जो देश आपस में संधि किए थे उनके अंतर्गत वो राज्य आता है, वो साम्राज्य, वो क्षेत्र आता है, तो उसी को लौटा दिया गया। अगर वो क्षेत्र उसके अधीन नहीं आता है तो आपस में सारे देश मिलकर के बांट लिए। एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि रूस को क्या मिला, तो पोलैंड का पार्ट मिला। इंग्लैंड को क्या मिला, तो इंग्लैंड को माल्टा, केप ऑफ गुड होप, आर्मेनियन द्वीप समूह, माल्टा, केप ऑफ गुड होप, इतना याद रखिएगा, बाकी ठीक है। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्य को जर्मन महासंघ को भी भंग कर किया गया, यानी कि जर्मन महासंघ एक बनाया गया था नेपोलियन द्वारा, 39 राज्यों को मिला करके बहुत बड़ा जर्मन साम्राज्य बनाया गया, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अगर ये फिर से एक बार बना रहेगा तो हो सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के जैसा कोई एक और आए और
राजतंत्र को हटा करके फिर से प्रजातंत्र और लोकतंत्र प्रतिस्थापित कर दे। इसके चलते इसको भंग कर दिया गया, बल्कि इसे बनाए रखने का इस पर प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का प्रभाव बनाया रह गया, जिसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास को नियंत्रित किया जा सके। राष्ट्रवादी भावना ज़्यादा अब नहीं रहे, ठीक है, इसलिए ये किसके प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया के ही हाथों में रहा। एक बार फिर से गिनते हैं। सबसे पहले सिसिली और नेपल्स बुर्बो राजवंश, रोम को पोप के अधीन, लोम्बार्डी बोस्निया पर ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ठीक है। सार्डिनिया पिडमोंट को एक कर दिया गया, रूस को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, ब्रिटेन को माल्टा, हेलीगोलैंड, अर्मेनियाई द्वीप समूह, केप ऑफ गुड होप, ये सब दिया गया। और नेपोलियन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेपोलियन द्वारा जो 39 राज्यों को मिला करके एक जर्मनी महासंघ बनाया गया, उसको ये विध्वंस करवा दिए और उसका अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया पर कब्जा जमाया गया। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। 7वां क्या है? इस व्यवस्था द्वारा नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। पराजित राजवंश, नेपोलियन ने जिन जिन राजवंशों को पराजित किया, एक बार फिर से उनकी स्थापना करने का प्रारंभ किया गया, जिसमें राजे को एक बार फिर से राजा को साथ दिया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश का राज स्थापित हुआ। अभी बताया गया था कि जिस प्रकार से बुर्बो राजवंश लुई 16वां था, ठीक है, लुई 16वां को तो फांसी दे दिया गया था, उसकी पत्नी को भी फांसी दी, लेकिन स्पेन और फ्रांस में बुर्बो राजवंश एक बार फिर से पनपा। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी मिली। अभी 16वां की बात हुई, फिर 17वां आया होगा, या 18वां को गद्दी दी गई। इटली में ऑस्ट्रिया राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। उधर फ्रांस, जर्मनी और इटली एक साथ थे, फ्रांस, जर्मनी और इटली। अब इन्हीं को विच्छेद करके सब अपने अपने बांट रहे हैं, और फ्रांस को, ऑस्ट्रिया को, स्पेन को, इटली को, जर्मनी को पंगो बनाने में लगे हुए। इस वियना कांग्रेस का यही मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार वियना कांग्रेस द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया, ठीक है। यानी जिस प्रकार से वियना कांग्रेस में जितने भी राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरा यूरोप में उथल पुथल मच गया, ये उथल पुथल को एक बार फिर से एक पहले वाली स्थिति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई, गलती वहां लिखा हुआ है, विजय हुई, परंतु अस्थायी थी। शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गए। इतना काम करने के बाद वियना कांग्रेस जिस प्रकार से वियना कांग्रेस के सम्मेलन में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े वहाँ के राजा मिल करके नियम कानून बनाए, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, और यहाँ के व्यक्तियों में इतना ज़्यादा व्यक्तित्व बना कि ये लोग एक बार फिर से राष्ट्रवाद को लेकर के राष्ट्रवाद का नारा लगाए, हमारे राष्ट्र के लिए राजतंत्र को उखाड़ फेंके, और फिर से एक बार अपना साम्राज्य को बना लिए, ठीक है। इस फिगर को हमने पहले ही देख रखा था, लेकिन एक बार फिर से प्रसा को देखने की कोशिश करते हैं। शायद इसमें सिसिली और सार्डिनिया ये सब मिले। देखिए, सिसिली, सार्डिनिया मिला, ये सार्डिनिया, ठीक है। केप ऑफ गुड होप ये आगे है, मोरक्को से बहुत नीचे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सिसिली, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी तो आप देख ही रहे थे, ये पूरा ऑस्ट्रिया साम्राज्य आता था। प्रासा, पोलैंड दे दिया गया था, ठीक है, प्रासा, पोलैंड, रूस को भी दे दिया गया, ये सब एरिया, ओके। तो स्पेन और फ्रांस एक तरफ, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा इटली, ये इटली है, यहाँ पे दे नहीं रखा है, इटली है,
और ये वाला पार्ट आज के डेट में जर्मनी है, ठीक है। ये वाला पार्ट आज के डेट में जर्मनी है, ये इटली, अब प्रसा ये सब का नाम बिल्कुल पोलैंड बहुत छोटा छोटा देश बन गया, ठीक है। तो अब आगे और इसको कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हो पाए।